भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपियों को सजा देने वाले जज साहब जब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं और वे भी रिश्वत लेने लगे तो सोचिए कि आम लोगों पर इसका असर क्या होगा, देश का क्या हाल होगा। न्यायालय, जिसे आमतौर पर हम लोग न्याय का मंदिर कहते हैं, आज वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। हर कुछ अंतराल के बाद जजों में भ्रष्टाचार की खबरें मिलते रहती है। आज जिस भ्रष्ट जज की चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर अभी हाल में महाराष्ट्र मुंबई से आया है, जहां एक एडिशनल सेशन जज और उसके क्लर्क के खिलाफ 15 लाख रुपया रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है। क्या था ये पूरा मामला, आज के इस अंक में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के दीवानी अदालत में एजाजुद्दीन सलाजुद्दीन काजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में कार्यरत थे। इनकी अदालत में एक मुकदमा आया। वो मुकदमा कुछ इस प्रकार था कि शिकायतकर्ता की पत्नी ने 2015 में मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें यह कहा गया था कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। इस पर मुंबई हाई कोर्ट ने सुनवाई करी और उस पर अंतरिम रोक लगा दिया। रोक लगाने के बाद जब मुंबई हाई कोर्ट ने देखा कि इस मामले में जो जमीन इन्वॉल्व है उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ से नीचे का है, अर्थात यह मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं चल सकता है, इसीलिए उस मुकदमे को लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और वो मुकदमा ट्रांसफर होकर इस काजी साहब के कोर्ट में लगा, जिस पर सुनवाई लगातार 2024 से चल रही थी। सितंबर 2025 की बात है। उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज काजी के क्लर्क, जिसका नाम वासुदेव था, उसने शिकायतकर्ता को अप्रोच किया और उससे मिलने की इच्छा जताई। वो वासुदेव बार बार शिकायतकर्ता को फोन कर रहा था कि उसे मिले। फाइनली एक दिन मिलने की बात फिक्स हुई और वे 12 सितंबर को चेंबूर के स्टारबक्स कैफे में उनकी आपसी मुलाकात हुई, जहां पे जज साहब का क्लर्क वासुदेव ने कहा कि यदि आप मुकदमा में फेवर चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मुकदमा आपके पक्ष में हो तो आपको 25 लाख रुपया देने पड़ेंगे। शिकायतकर्ता इतनी बड़ी रकम देने को राजी नहीं था और वो मीटिंग वहीं समाप्त हो गई। इसके बाद वो वासुदेव बार बार शिकायतकर्ता को फोन कर रहा था, उस पर दबाव बनाने लगा कि आप पैसे दे दें और इस मुकदमा में आपके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। जब कई बार उसका कॉल आया तब वो शिकायतकर्ता इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर करी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा आप उस क्लर्क से दोबारा मिलिए और इस बात को सेटल कीजिए, तभी हम उसे ट्रैप कर पाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के कथनानुसार शिकायतकर्ता क्लर्क वासुदेव से सेटलमेंट की बात करता है और 25 लाख के जगह यह मामला 15 लाख में सेटल हो जाता है। क्योंकि 25 लाख जो वासुदेव क्लर्क द्वारा मांगा गया था उसमें से 15 लाख रुपया जज साहब के थे और 10 लाख रुपया उस वासुदेव का खुद का था, लेकिन बाद में मामला यह 15 लाख में सेटल हो गया। 11 नवंबर को यह राशि कोर्ट परिसर में देने की बात तय हुई। सारा काम एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार किया जा रहा था। 15 लाख रुपया जो रिश्वत के रूप में उस क्लर्क को जज साहब के लिए देने थे, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने कुछ केमिकल लगाए और शिकायतकर्ता को यह रुपया उस क्लर्क को हैंड ओवर करने के लिए भेजा। कोर्ट परिसर में उस शिकायतकर्ता के इर्द गिर्द सिविल ड्रेस में सारे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी मौजूद थे। जब यह शिकायतकर्ता 15 लाख रुपया उस वासुदेव को हैंड ओवर करता है, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने वहीं पे क्लर्क वासुदेव को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन एक बात अभी भी साबित होनी बाकी थी कि आखिर यह पैसा उसका खुद का है, जज साहब का है या किसके लिए लिया गया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उस क्लर्क वासुदेव को बोला कि यह पैसा किसका है। तब उसने बताया कि यह जज साहब के लिए है। एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने कहा कि जज साहब को फोन लगा के बता दो कि यह पैसा मिल गया है, ताकि कंफर्मेशन हो सके कि वाकई में यह पैसा जज साहब के लिए ही लिया गया है। वासुदेव क्लर्क जज साहब को फोन लगाता है और फोन में जो बातचीत होती है उसे रिकॉर्ड कर लेता है। इस समय तक यह कंफर्म हो चुका था कि यह पैसा जज साहब के लिए ही लिया गया है। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने उस क्लर्क वासुदेव को गिरफ्तार कर लेता है और एफआईआर दर्ज करता है, जिसमें क्लर्क वासुदेव और जज साहब का भी नाम होता है। लेकिन जो अभी तक जानकारी मुझे मिली है, इसमें जज साहब की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी जज को गिरफ्तार करने से पहले डिस्ट्रिक्ट जज और उस राज्य के हाई कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी होती है। यह प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जज साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जब हमारे न्यायालय में खुलेआम इतना भ्रष्टाचार हो रहा हो, इतना बड़ा रिश्वतखोरी चल रहा हो, तो कोई आम व्यक्ति न्याय की उम्मीद न्यायालय से कैसे लगा सकती है? कौन सा आदेश रिश्वत लेकर दिया गया है और किस आदेश में रिश्वत नहीं लिया गया है, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी? अब आम जनता जाए तो कहां जाए? प्रशासन भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है और जब न्यायालय भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगी तो आम जनता का क्या हाल होगा? पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले आए हैं और आज तक जजों के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के मामले लगे हैं, उसमें से एक भी भ्रष्ट जज को सजा नहीं दी गई है। मेरे नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है। किसी न किसी रूप से उन्हें बरी कर दिया जाता है या उनकी सजा यही होती है कि उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाए। कुछ वर्ष पहले की बात है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 2 जज थे, दोनों का नाम लगभग सिमिलर था। एक शाम जज साहब के घर में कोई व्यक्ति 15 लाख का लिफाफा पहुंचाता है, लेकिन वो लिफाफा उस जज साहब का नहीं था। इसलिए तुरंत इस बात की जानकारी चीफ जस्टिस को दिया जाता है। यह जानकारी धीरे धीरे मीडिया में आ जाता है। तब पता चलता है कि वो लिफाफा उसी नाम के दूसरे जज साहब के पास जाना था और गलती से इनके पास आ गया। मामला दर्ज होता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले पता चला है कि उन जज साहब को बरी कर दिया गया है। ऐसे कई जज हैं जिनके ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, लेकिन वो जमानत पर आराम से बाहर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जस्टिस सम्मित मुखर्जी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। उनके खिलाफ सीबीआई वालों ने बड़ा भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था। उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप थे, लेकिन आज तक उस मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और वो सम्मित मुखर्जी आज खुलेआम समाज में घूम रहा है। उसके कारनामों की चर्चा मैं अपने पहले भी वीडियो में किया हूँ, आगे भी मैं इसका एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको उसके कारनामे सुनकर हैरानी होगी और मैं मुखर होकर इस बात को उठाता हूँ। बहरहाल, यदि देश का यही हाल रहा तो इस देश को अब बचाने वाला केवल ऊपर वाला है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।